लंदन के मशहूर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के झूठे लॉर्ड्स अन्यथा किस तरह 8 लाख ब्रिटिश हिंदुओं पर धार्मिक आरोप लगाकर पतली गली से निकल जाना। इन्हीं लॉर्ड्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च यानी NIESR की प्रतिवेदन को भरोसेमंद रूप से स्वीकार किया है। इस संस्था को बहुत कृतज्ञ भी माना गया है और उनकी शोध के मुताबिक सामाजिक वर्ग में भेदकरण मौजूद होने का सबूत है। जिस तरह लॉर्ड हैरिस ने सही कहा है कि पिछली सरकार की जांच पड़ताल कोई छोटे मोटे अमहत्वहीन मंडल की नहीं थी, पर उन लोगों से थी जिनके पास आप जवाब मांगने के लिए उपस्थित होंगे, और उनके जवाब बड़े सुस्पष्ट थे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये रिपोर्ट सही है, मगर लॉर्ड हैरिस जो इस संशोधन के लेखक हैं, उनके परिचय पद का क्या? लॉर्ड हैरिस ऑक्सफोर्ड के धर्माध्यक्ष, कैम्ब्रिज और लंदन की विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए व्यक्ति, इनका विस्तार ध्यान पर तो पूरा काबू होगा ही। इस मुल्क के दलित जो कि तकरीबन 4,80,000 हैं, वे भेदभाव के विषय को लेकर चिंतित हैं। एक मिनट, क्या उन्होंने कहा 4,80,000? पहली हकीकत 2011 की जनगणना के मुताबिक 8,16,000 हिंदुओं में 10,000 दलित मौजूद हैं। इसका मतलब 8,06,000 हिंदू यहाँ के नागरिक हैं, और इन मोहतरमा के मुताबिक अब उनकी संख्या 4 लाख हो चुकी है। मेरे हिसाब से तो यह एक नकारात्मक बयान होगा यदि हम इस संशोधन को जारी नहीं करेंगे, क्योंकि यह संदेश सिर्फ यहाँ के 4 लाख दलितों को ही नहीं मिलेगा, पर उनको भी जो इस वक्त भारत में रहते हैं। ठीक है, लॉर्ड एल्टन के मुताबिक भी यह 4 लाख ही हैं। चलो अब गैर ब्रिटिश नागरिकों को भी शामिल किया जाए। इस देश में 4 लाख लोग हैं जो कानूनी रक्षा का आनंद नहीं ले पाते हैं। लॉर्ड कॉर्मैक के हिसाब से भी ये 4 लाख ही हैं। चलो अब ये तो सच ही होगा, मगर 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ 81,600 हिंदू हैं और 10,000 दलित मौजूद हैं, तो फिर ये 4 लाख की संख्या आई कहाँ से? ठीक है, लॉर्ड हैरिस के हिसाब से भी ये 4,80,000 हैं। अब चलते हैं भेदभाव के नियम की ओर। कानून अल्पसंख्यक समूह की रक्षा करती है और कानून भेदभाव करने वालों के व्यवहार को तोड़कर उसे कम भी करती है। NIESR के मुताबिक 32 में से 31 भेदभाव हेतु मुकदमों में गैर हिंदुओं के किस्से शामिल थे। इस प्रकार उन 8,10,000 गैर दलित ब्रिटिश हिंदुओं के उन किस्सों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं पाया गया है। हमें एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, जात पात से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं। जाति और धर्म भेद 2006 अधिनियम के तहत धार्मिक भेदभाव को जुर्म माना गया है, मगर ये श्रीमती कह रही हैं कि सच है कि हिंदू ही हैं जो हिंदुओं में भेदभाव करते हैं। वाह, इस आरोप का सबूत कहाँ है? NIESR और लॉर्ड हैरिस की रिपोर्ट तो ये नहीं कहती। उसके बावजूद श्रीमती फ्लादर इनका बढ़ावा दे रही है। उनके हिसाब से इस देश के आधे हिंदू दूसरों पर भेदभाव करते हैं, तो हमें इसके हेतु में एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। ये तो हिंदुओं पर सरासर अत्याचार हुआ। आगे वो कह रही हैं कि हिंदू निचली जात वाले हिंदुओं से भेदभाव करते हैं, और ये इतना भयानक और अस्वीकार्य है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे होने कैसे दिया जा रहा है। अगर यही बात इन्होंने संसद के बाहर किसी सरकारी कार्यालय में कही होती तो वो सरासर जुर्म होता। यदि जो ये श्रीमती कह रही है उस बात का कोई सबूत नहीं, तो उन पर फौरन कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो कह रही हैं कि यहाँ बहुत हिंदू संस्था हैं जो इस संशोधन के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये उन पर वार करने की योजना है। मगर उनकी बातों का हमें कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती तो उनकी ही है, क्योंकि जो भेदभाव हो रहे हैं वो ऊंची जात वाले हिंदू ही तो कर रहे हैं। हमें ये बात सारे हिंदुओं को साबित करनी है कि आप इस देश में आकर ये ना समझें कि आप हिंदुस्तान में ही हैं और जो चाहे अपने मन की मनमानी कर सकते हैं। यहाँ भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून है और उनका यहाँ पालन किया जाता है। आगे वो कह रही हैं कि हिंदुस्तानियों में तो जाति भेद का धर्म सदियों से चलता आ रहा है राजन।
यदि जाति भेद का व्यवसाय 1871 में अंग्रेजों ने हिंदुओं पर किया था तो उसका क्या। मगर कोई बात नहीं, आओ हिंदुओं को और जलील किया जाए, इस बार किसी सिख के हाथों। लॉर्ड सिंह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक जाति का एक अहम मतलब होता है। इसकी शुरुआत आर्य समाज और वेदाओं के समय से पदानुक्रम की स्थापना करने के लिए हुई थी। इसमें सबसे ऊंचा स्तर पुजारियों को दिया गया था और उसके बाद फौजी तथा व्यापारी और सबसे नीचे थे छोटे मोटे काम करने वाले लोग। और वे कहते हैं कि मेरा ये मानना है हिंदी धर्म जात भेद के बिना बहुत तंदुरुस्त रहेगा। लगे रहो सिंह साहब, आखिर ये ब्रिटिश हिंदू रानी के नातेवाईक थोड़ी हैं। अब श्रीमती फ्लादर इतिहास के तहत दहेज के विषय को लेकर हिंदुओं को और जलील करती हैं। वे कहती हैं, मैं मानती हूँ कि हम हिंदुओं के लिए हमारा धर्म कितना जलील है। उनमें सबसे ज़्यादा शर्मनाक दो बातें हैं, जाति और दहेज। इन दोनों विषयों का इंसानों पर बहुत असर पड़ता है। दहेज की रस्म होने के कारण लड़कियों को पैदा होने से पहले ही गिरा दिया जाता है और उनका आम तौर पर कत्ल भी किया जाता है। और धर्म के नाम पर अक्सर लोगों को नीचा दिखाया जाता है और उनसे जलील काम करवाए जाते हैं। और ये सब सही नहीं है। वाह, तो इनके मुताबिक अब 8 लाख गैर दलित ब्रिटिश के हिंदू सर्व लड़कियों के कातिल हैं। ये तो शुरुआत है भाई, अभी आगे बेइज्जती और आरोप लगाना बाकी है। अब किसी दूसरे धर्म के इंसान को भी शामिल किया जाए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हिंदू और सिख समाज पर ध्यान डाला जा रहा है क्योंकि वे फसाद के जड़ हैं। लाचार इंसानों को बचाने की योजना जरूरी है क्योंकि इससे हमारे देश का औढ़ा बना रहेगा। ऐसा देश जो विकास और सहनशील रवैये को गले लगाती है। मगर क्या इतना काफी नहीं है? क्यों ना हम इन 8 लाख हिंदुओं को दिखा दें कि हम इनसे ऊपर हैं। चलो अब भेदभाव पर प्रवचन किया जाए, जैसे कि इन पंडितों पर किसी ने भेदभाव के घाव लगा दिए हों। लॉर्ड सिंह का कहना है कि भेदभाव का आगमन कल्पित हिंदू धर्म से शुरू हुआ था, लेकिन भेदभाव के गुण हर धर्म और विश्वास में पाए जाते हैं। वाह, तो अब 8 लाख ब्रिटिश हिंदुओं को जलील करके क्यों न पतली गली से निकलने का रास्ता खोजा जाए। और ये बात उस इंसान से आ रही है जो भूल चुका है कि NISR के रिपोर्ट के मुताबिक 32 में से 31 मुकदमे सिख और क्रिश्चियन धर्म के थे, हिंदुओं के नहीं। लॉर्ड सिंह कहते हैं कि सिखों के नज़रिए से मेरा इस संशोधन पर पूरा सहारा है। गुरु नानक जी कहें, इंसान का धर्म न पूछ, देख उसकी अंदरूनी रोशनी की ओर। सिखों के अनुसार सारे इंसानों को एकत्रता से पेश आना चाहिए। गुरुओं ने सिखाया है कि हर धर्म के इंसानों को बिना भेदभाव की नज़र से देखना चाहिए। श्रेष्ठ और तुच्छ रवैया हर समाज में पाए जाते हैं। याद है वो खबर जिसमें कहा गया था कि राजकुमार विलियम की शादी एक गांव वाली से की गई थी। इस उदाहरण को लेकर उन्होंने ये बतलाया कि भेदभाव का रवैया हर समाज में पाया जाता है। मगर हिंदुओं को जलील करने के बाद अब सारे दूसरे धर्मों को माफ़ कर दिया जाए। क्या आप भी अब लॉर्ड हैरिस की प्रवचन से खुश हैं? लॉर्ड हैरिस ये जानते थे कि 32 में से 31 मुकदमे गैर हिंदुओं के थे। लॉर्ड हैरिस कहते हैं कि ये एक आश्चर्यचकित की बात है कि भेदभाव का मामला इस देश में आ पहुंचा है। और अब लॉर्ड डेबन की ओर से नैतिक क्रोध। वो कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ है जिससे लोग चिढ़ते हैं तो वो ये है कि दूसरे देश के लोग जब यहाँ आते हैं तो वो अपनी सोच साथ लेकर आते हैं। ब्रिटेन में किसी को भी किसी रूप से भेदभाव के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। यदि वो पुरुष हो या नारी, उनके रंग या उनका धर्म, किसी भी ओर से उन्हें अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए।
या फिर वो उन 8,10,000 ब्रिटेन के हिंदुओं में से नहीं हैं जिनको हम पूरी शाम जलील करते आ रहे हैं और उन्हें इस देश में कानून से कोई सुरक्षा नहीं मिलती हो। आगे वे कहते हैं कि ब्रिटेन में लोगों का रवैया मेहमानों को स्वागत करने का है, मगर एक शर्त पर, वो है सहन शक्ति, जो हमारे इतिहास के पन्नों की शान है। सही कहा, ये ऊपरी जात वाले अंग्रेजियों की सहन शक्ति ही तो थी जिसके कारण ब्रिटेन के राज में 5 सालों में 2.5 करोड़ भारतीयों की मौत, अफ्रीका के युद्ध और उन पर अत्याचार, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का कत्ल हुआ था। हम तो इनके बहुत आभारी हैं। और अब लॉर्ड हैरिस कहते हैं कि इस दुनिया में तकरीबन 20 करोड़ दलित हैं जो जाति भेद के अत्याचार के शिकार हैं। ये मानवता की सबसे घिनौनी कहानी है। श्रीमती फ्लादर कहती हैं कि जात पात की व्यवस्था अंग्रेज़ों की समझ के बाहर है। उन्हें शायद पता हो ऊंचा या नीचा, पर इससे ज़्यादा वे उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो अब इनके मुताबिक ब्रिटेन के आधे हिंदू जात पात में विश्वास रखते हैं, मगर हमारे पंडितों के पास हर चीज़ का जवाब है। लॉर्ड डिवेन कहते हैं कि हमें उन लोगों की बात सुनने का कोई फ़ायदा नहीं जिनकी सोच जात पात के विषय पर हमसे अलग हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि झूठे पंडित इतने ऊंचे हो गए हैं कि उनकी सोच हाउस ऑफ कॉमन्स से भी ऊंची है। तो पूरी शाम हिंदुओं को जलील करने के बाद क्यों न अब इनकी खोदी हुई कब्र भर दी जाए। लॉर्ड डिबेन कहते हैं कि इस संसद में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास भेदभाव के व्यवहार का कोई आरोप हो, चाहे वो ईसाई हो, भले थोड़े ही हैं पर सच है, या ज़्यादा और बड़े हों सिर्फ अपने रंग के कारण या उनकी जात के। वो एक बात साफ समझ लें कि वो शक की नज़र से हटेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी उनसे बड़ी है जो अत्याचार के शिकार नहीं थे। और हमने उन दलितों को बेवकूफ़ बनाया कि इस सभा का विषय है दलितों के हक। आखिर में हमारा यही मानना है कि सबसे शर्म की बात तो ये है कि आज़ादी के 68 साल बाद भी आज भी कुछ भारतीय किस तरह अंग्रेज़ों के हाथों बिक चुके हैं, यदि वो आज़ादी के पहले भारत में हो या आज के ज़माने में उनकी संसद में बैठे हों। जय हिंद। As many of you know, in 1984, there was a terrible episode in the history of India. And since that time, I've come to learn that no member of the Indian government, senior ministerial level, has been invited to any of the Sikh temples outside and certainly in this country. And on 2 days ago, we had a wonderful gathering where the Sikh community got together and invited Dr. Swami to attend, and together we've launched an initiative in which the Hindu community and the Sikh community will be working for the betterment of all of our activity. I must apologize. There is a third community who are immensely key in terms of their mastery and their protection of some of the spiritual practices which go with the Indian tradition, so much so that they are shy, retiring, and they are always in the background, and I am guilty of not noticing and acknowledging them often enough. Our friends from the Jain community, who were also present in that meeting, and they too are on board with this initiative. So just Devi, thank you very much for being part of this, and if you'd like to say a few words, or if Hajiti would like to say a few words, more than welcome. Thank you. Dr. Subramaniam Swami
esteemed guests, and ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here. We had quite candid conversations with Dr. Swami on Friday, and as you know, the Sikhs never hold back when there is a discussion going on. They don't always observe diplomatic etiquettes. So Friday, Dr. Swami and the Sikhs had a very front-to-front, face-to-face discussion in the public, and many of the issues that have divided the communities, it seems, can be bridged over. And we are very encouraged that Dr. Swami will take these issues back to the Indian state and hopefully begin a process of reconciliation. And what Satish Sharma has said is true, that not even Dr. Manmohan Singh was able to step into any Sikh Gurdwara out in the West when he was Prime Minister. Dr. Swami, you are the first Indian leader to have been invited. Even the leaders of the Punjab government have never been able to step in a Gurdwara in the West. And I hope this first step will go a long way. And the other thing is that we have our issues in this country, in Canada, in America, which are domestic issues between which our communities have to handle together. Our divisions have been exploited, especially in the caste legislation. They have, as I saw, they spearheaded a sect of the Sikhs to attack the Sikhs, but the target is not the Sikhs, the target is Hinduism, and the target is the 1950 legislation. And we have worked, Satish, Mukesh, Bharti Ben, and many others, and Dr. Sen have worked very hard. And I think from Friday onwards, the two communities are going to work together and give a very clear message to this country. And this is the message I gave to the MPs at that time, that we are no longer in the colony now. You have to stop playing these colonial games with us. During colonialism, you decided who we were. You decided how we were going to act. You decided who should represent us. We are now in this country, we are equal citizens, and without consulting us, without talking to us, without understanding us, you have no right to pass legislation, because this is the only legislation in this country, and this is the truth. This is the only legislation in this country, social legislation, which has come, and the government has said, both parties have said, we'll do the research and we'll do the consultation to see whether it's necessary that legislation must be in place. How can you legislate something that you don't know whether it's necessary? How do you legislate something you don't know what it's about? And none of the MPs, none of the lords have been able to define what caste is, and they have responded. We've got letters from them. Yes, we don't understand what it is. You might as well legislate on fairies. And when I asked the question to MPs, you are legislating about, this is the words of one of the MPs, even if there is one potential case of caste discrimination, we must have the legislation in place. This is in the land of mythology, Alice in Wonderland, that if there is a potential case, and I reminded the MP, there are millions of cases of working class people in this country, white English working class people who are discriminated day in, day out. In front of me, I work as a doctor in a hospital. I've seen many working class people whose careers cannot advance because their accent is not right, because their habits are not right, because their background isn't right. When you, Labour Party, are going to legislate to stop discrimination against your own people, I am a better protected species in this country than your white working class people.
They have no answer to that. Why are they concerned about a minor problem, if there is one, in a community when they are not even willing to help their own community? There is a much more insidious reason, and I think everybody has heard that and listened to that. And I hope we can work together now. And Dr. Swami, thank you very much for coming here. And Good work. Thank you. Thank you. Panji, please be comfortable. Thank you. Would you like to? I think Mohammed wanted to share something about his gardening with us. He's been moved to make a contribution. So, Mohammed. Thank you very much, Satish. It's an honor to have this award, and I just wanted to add a few comments to the excellent words that we've just heard. Satish has been an absolutely brilliant brother and friend to me. At times when I've had very few brothers and friends to stand by me, and I just want to, I'm sure you will all join in giving him the credit and the respect that he is due as a person who has without fear taken a stand, sometimes against some of the hierarchy of his own community, as well as standing up to the might and the power of the Church of England and the UK establishment in defending the rights of all of us as equal citizens. I very much echo the comments that were made previously about this kind of colonialist way of dealing with particular minorities in a way that's extremely damaging. And I just wanted to add a little bit from the Muslim experience, because part of the problem that we have in this country is that there are vested interests that are supporting right-wing, fascist, Islamist organizations to speak on behalf of me and on behalf of ordinary people of a Muslim background and Muslim belief who just simply want to work as doctors and lawyers and businessmen and families and neighbors alongside you, and do not recognize the kind of Muslim in a box way of dealing with us, appointing organizations like the Muslim Council of Britain to speak for us, which don't speak for us, that represent sort of 4 to 6% of our community, but also have links to right-wing, violent Islamist, Jamaati Islami organizations that cause communal violence against Hindu and Christian and Buddhist minorities in Pakistan and Bangladesh. And that's why it's really important what's happening here, where we're building alliances with those voices that put human rights, including the human rights of Hindu and other minorities in South Asia, as a responsibility of all of us here in the UK. And I think it's really, really wonderful that we have everybody standing together around this. I think organizations that have been set up for us and taxpayer funded, like the Interfaith Network, taxpayer funded, have appointed for us leaders in the Muslim community that do not speak for us and are actually extremely damaging to our wish to act as citizens alongside all of you as brothers and sisters in the one commitment to truth and reconciliation. Thank you. Thank you. Being immensely scholarly and really wise, I know when it's time to be quiet. Thank you very much for your support and for your contribution and your best wishes. And I look forward to everybody continuing having a great evening. Dinner is ready. So please, if we can go from one row and just take our time. We have plenty of time, plenty of food, and have a great meal. And do mix and network and talk to each other. And we will hopefully see you on the other side. Thank you very much. I would expect for the first two photos.
One second, 1 second. That's good. Make sure you're sitting off.